गुड मॉर्निंग बेटा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं उन चीज़ों को सीखा था, और जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं उनको किस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, या बहुत जल्दी हम लोग किस तरीके से एटॉमिक जो नंबर्स हैं उनको बता सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक में हम लोग जो केमिकल फॉर्मूला है उसको कैसे हम लोग बनाते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। बट केमिकल फॉर्मूला सीखने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो भी मैंने वैलेंसी निकालने का जो आपको तरीका बताया था और उसके साथ साथ एटॉमिक नंबर्स याद करने का जो तरीका बताया था, ठीक है, उसको आप प्रॉपर तरीके से याद कर लेना और वो सीख लेना, तभी आप इस वीडियो पर आना। अगर आप बिना उठे या बिना याद किए या बिना समझे वैलेंसी और एटॉमिक नंबर्स को इस वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें सर के ऊपर से जाएंगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर्स हैं यानी कि परमाणु संख्या क्या है वो किस तरीके से याद करने, उन चीजों को आप सीखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो आज के वीडियो में मैंने फिर से आप लोगों के लिए एटॉमिक नंबर्स और उसके साथ साथ जो उसके सिंबल्स हैं, ठीक है, और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वितरण जो है और जो संयोजकता वैलेंसी, वो सारी की सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये होती है बेटा, आज आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि मेटल्स क्या है, ठीक है। मेटल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? धातु, ठीक है। कैटायन क्या है, ठीक है, या पॉजिटिव जिसको हम धनायन भी बोलते हैं, ये बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए नॉन मेटल क्या है, ठीक है, नॉन मेटल जिसको अधातु भी बोलते हैं, और उसके साथ आपको एनायन, ठीक है। तो मेटल, कैटायन और पॉजिटिव आयन ये एक ही बात है। नॉन मेटल, एनायन या फिर नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आयन, ये भी क्या है बेटा? एक ही बात है। अब हम ये कैसे फाइंड करें कि कोई चीज मेटल है और कौन सी चीज नॉन मेटल है, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए बहुत ही इजी तरीका है, आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको एक छोटी सी बात यहां पर लिख करके दे रखी है कि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका भी 1 2 3 होगा, ठीक है, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? 1 2 3, वो मेटल्स कहलाते हैं। और जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 5 6 7 होगा, वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं। समझ में आई बात? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको एक एग्जांपल की तरह हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोग कोई भी 20 तक, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट के बारे में बोले, मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने ले लिया बेटा कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम कौन से नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है ना। तो इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 8 2, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2। और मैंने बताया अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा तो क्या बनाता है? वो मेटल हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव आयन बनाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, अगर ये 2 8 8 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो अपने ऑक्टेट को प्राप्त करने के लिए, अष्टक को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा बेटा? 2 छोड़ेगा या 6 लेगा, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा? लूज करेगा। तो जो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को खो देता है या किसी और को दे देता है तो वो क्या चीज कहलाती है? मेटल कहलाती है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या उसका 1 2 3 हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी जो वैलेंसी है अगर वो लूज करके प्राप्त हो रही है, इलेक्ट्रॉन खो करके, तो वो क्या होगा बेटा? मेटल होगा, ठीक है। अगर किसी की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है तो वो नॉन मेटल होगा। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि अगर वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो क्या चीज कहलाती है बेटा? नॉन मेटल कहलाती है। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं जैसे कि ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो हम जानते हैं 2 होती है। वो कैसे आती है? ऑक्सीजन 6 नंबर पे आता है। 6 पे आता है? नहीं, 8 पे आता है। तो उसकी वैलेंसी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 6। अब ये क्या करेगा बेटा? 6 के 6 दे देगा, 2 किसी से ले लेगा तो ये गेन करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करेगा बेटा? ये गेन कर रहा है, तो इसलिए क्या बनाएगा? नेगेटिव आयन बनाएगा। तो जहां पर भी आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा 2 प्लस या 2 नेगेटिव, तो याद रखना इस प्लस का मतलब होता है कि वो मेटल है, ठीक है। इस प्लस का मतलब क्या होता है? वो मेटल धातु है। और इस नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? वो नॉन मेटल है। इतनी बात क्लियर हुई?
अब एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग करके देखते हैं कौन मेटल है या कौन पॉजिटिव आयन बनाता है, कौन नेगेटिव आयन बनाता है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं लिथियम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में लेते हैं बेटा? लिथियम के बारे में। तो लिथियम तीसरे नंबर पे आता है, तो उसका निकालिए 2-1। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? 1। तो मेटल होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं अपने ऑक्टेट को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो जो लूज करता है वो कौन सा आयन बनाता है? पॉजिटिव आयन बनाता है, इसलिए मेटल कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर आप लोग देखें सल्फर, तो सल्फर कौन से नंबर पे आता है बेटा? जल्दी बताइए। 16 नंबर पे। तो इसका वैलेंस मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8 एंड 6। 2, 8 एंड 6 होगा। तो 6 छोड़ देगा या 2 किसी से प्राप्त करेगा? 2 ये किसी से ले लेगा, मतलब वो गेन कर रहा है। तो इसीलिए वो क्या करेगा बेटे? किससे उधार ले रहा है। तो उधार लेने का मतलब है कि वो कर्जे में चला गया, तो नेगेटिव आयन बनाता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि मेटल क्या और नॉन मेटल। ये बात मैंने क्यों बताई? क्योंकि मेटल, ठीक है, प्लस नॉन मेटल, ठीक है, मेटल या फिर नॉन मेटल ही ऐसी चीजें हैं जो क्या करते बेटा? अपने अष्टक को, इसका मतलब क्या होता है? अपने आप को प्रॉपर ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, या तो मेटल या फिर नॉन मेटल। मैंने एक चीज और बताई थी आप लोगों को, जिसकी वैलेंसी 0 होती है, ठीक है, जिसका ऑक्टेट पूरा होता है, अष्टक पूरा होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल गैस, या फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में उत्कृष्ट गैस। इनकी वैलेंसी क्या होती है बेटा? 0 होती है। ये स्थिर होते हैं, ठीक है, स्टेबल होते हैं, इसलिए क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। तो याद रखना, यहाँ पर जिनकी भी वैलेंसी 0 है वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे। बट ये जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। इसलिए हमको मेटल और नॉन मेटल के बारे में पता होना जरूरत है कि मेटल क्या चीज है और नॉन मेटल क्या चीज है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ बात बता रखी है कि फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोगों को किस किस बात की जरूरत पड़ सकती है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? धातु लिखते हैं, मतलब मेटल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा? नॉन मेटल लिखते हैं। पहले धातु, फिर अधातु और अधातु, ठीक है। अधातु क्या होता है बेटा? बाद में, कि धातु पहले आएगी। और एक बात याद रखना, जब भी हम लोग कोई फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे बेटा? जब भी कोई हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं तो जो पीछे नॉन मेटल हो जाता है उसको हम लोग आइड लगा के पढ़ते हैं। सफिक्स जो होती है उसकी आइड हो जाती है, IDE, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों के लिए यहां पर ले लेता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है, ऑक्साइड। तो MgO उसको बोलते हैं हम लोग, बट इसको पढ़ा कैसे जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर आप लोग यूं सोचने लगे कि भैया इसको तो मैग्नीशियम बोलते तो मैग्नीशियम हो गया, और ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्यों नहीं बोलते? नहीं, कुछ तरीके होते हैं जिसको हम लोगों को फॉलो करना जरूरी है। तो जो मेटल होता है उसको, जो मतलब जो फर्स्ट वे पे आता है, फर्स्ट पोजीशन पर आता है, उसको तो हम एज इट इज पढ़ते हैं। बट जो सेकंड पोजीशन पर आता है, या फिर हम कह सकते हैं उसको जो नॉन मेटल होता है, उसको हम सेम एलिमेंट के नेम की तरह नहीं पढ़ते हैं, हम लोग उसके अंदर IDE लगा देते हैं, ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले मेटल लिखेंगे, फिर नॉन मेटल लिखेंगे। और नॉन मेटल को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, उसको पढ़ते समय हम लोग याद रखें सफिक्स में IDE जोड़ देते हैं। ऑक्साइड अगर ऑक्सीजन है तो, अगर क्लोरीन है तो क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड पढ़ेंगे, ठीक है। अगर नाइट्रोजन है तो हम क्या पढ़ेंगे? नाइट्राइड पढ़ेंगे। तो अब हाइड्रोजन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है। हाइड्रोजन वैसे तो हमारा नॉन मेटल होता है, ठीक है, बट फिर भी वो पॉजिटिव आयन के साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, हाइड्रोजन है तो नॉन मेटल, बट उसको +1 करके लिखते हैं। और अगर वो नेगेटिव आयन के साथ लिखा जा रहा है तो उसको हम लोग हाइड्राइड पढ़ेंगे। ये क्यों होता है, कैसे होता है बेटा, उसके लिए ये वीडियो बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, बट इस वीडियो में इतना नहीं हो सकता। तो हम जल्दी से आते हैं क्या क्या बातें हम लोगों को और इन चीजों में याद रखनी है। तो जैसे कि हम लोग क्या पढ़ेंगे उन बातों को, अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्साइड, अगर आयोडीन आ रहा है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? आयोडाइड पढ़ेंगे, हाइड्राइड पढ़ेंगे, क्लोराइड पढ़ेंगे, ब्रोमाइड पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग इनका नाम ले सकते हैं।
अब बेटा कुछ मैंने ना इंपॉर्टेंट मेटल्स की और नॉन मेटल्स की वैलेंसी लिख रखी है, ठीक है कुछ। अब आप देखेंगे यहाँ पर कॉपर की, मरकरी की जिसको हम Hg पढ़ते हैं, और आपका जो ठीक है आयरन है जिसको हम फेरम भी पढ़ते हैं, उसकी वैलेंसी क्या है, अलग अलग है, 1n2 1n2 एंड 2n3। तो इसको हम लोग कैसे करें, ठीक है मेटल्स हैं, अब इसकी वैलेंसी 1n2 है, किसी की 2n3, तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, ये इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा जरा। अगर उसकी वैलेंसी ज्यादा है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसके पीछे सफिक्स इक लगा देते हैं। अगर उसकी वैलेंसी कम है तो हम क्या कर देते हैं बेटा, अस लगा देते हैं, क्योंकि ये जो Fe है उसको हम लैटिन वर्ड से लिया है, तो उसको फेरम पढ़ते हैं हम लोग। तो फेरम में हम लोग क्या करेंगे, फेर में हम लोग फेरस, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो कम है, इसकी ज्यादा है, तो इसलिए फेरिक पढ़ेंगे। या फिर हम इसको यूं भी कर सकते हैं, फेरिक 1, ठीक है सॉरी फेरिक 2, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, और इसको क्या कर सकते हैं, फेरिक 3 करके ही पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से कॉपर की वैलेंसी 1 भी एंड 2 भी है, तो कॉपर को हम लोग अगर वैलेंसी 1 है, कम है वैलेंसी, तो उसको क्यूप्रस पढ़ेंगे। अगर उसकी वैलेंसी ज्यादा है तो हम क्या पढ़ेंगे, क्यूप्रिक पढ़ेंगे। या फिर आप उसको कॉपर 1 या कॉपर 2, क्योंकि 1 का मतलब है उसकी वैलेंसी 1 और 2 का मतलब उसकी वैलेंसी 2 है। इसी प्रकार से हमारा जो मरकरी है उसको भी वैलेंसी 1 एंड 2 होती है, तो उसको या तो मर्क्यूरस पढ़े, ठीक है, या फिर मर्क्यूरिक पढ़े, या फिर इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, मर्क्यूरी 1 एंड मर्क्यूरी 2। 1 एंड 2 का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जो है ना, हम लोग थोड़ा फार्मूला बनाने के बारे में देखते हैं, कैसे हम लोग फार्मूले बनाएंगे। अब फार्मूले बनाते समय याद रखना, कभी कभी चीज जो है वो कंपाउंड भी हो सकते हैं, जिसको हम यौगिक पढ़ते हैं हिंदी में, ठीक है, और कभी कभी चीजें रेडिकल भी बन सकती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये कंपाउंड और रेडिकल क्या चीज है। तो जैसे पहले रेडिकल के बारे में पढ़ते हैं, याद रखना इसके अंदर कुछ जो एटम्स है ना वो आपस में मिलते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिले तो ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब कुछ चीजें क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं। अब ये भी हो सकता है कि वो एलिमेंट सेम हो, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिले, या फिर ये हो भी सकता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिले, या सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिले, ठीक है। मतलब सेम एलिमेंट या फिर डिफरेंट एलिमेंट आपस में क्या कर सकते हैं बेटा, रिएक्ट कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, वो सिंगल यूनिट बनाते हैं, मतलब एक चीज बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ये अलग एलिमेंट है, अलग एलिमेंट है, बट दोनों मिलकर के क्या बना है बेटा, एक ही चीज बना है। समझ में आई बात इतनी। और रेडिकल के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। समझ में आई बात, क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कंपाउंड भी क्या करेगा, उसके अंदर भी ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, और उसके बाद सेम एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है, या फिर डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं, और वो सिंगल यूनिट बनाएंगे, लेकिन वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होंगे। वो क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं वो, न्यूट्रल। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, रेडिकल और मतलब रेडिकल और कंपाउंड के बारे में, कि रेडिकल जो होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रल मीन्स अगर जो कंपाउंड होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैग्नीशियम ऑक्साइड ले रखा हम लोगों ने, क्या ले रखा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमारा कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, मैग्नीशियम, और जब ऑक्सीजन ने अभिक्रिया करी, ठीक है, तो इसके कारण जितने भी एटम्स थे, ठीक है, मतलब जो इसका इफेक्ट आता है वो हमेशा न्यूट्रल आता है। क्या आता है बेटा, न्यूट्रल आता है। इसको हम लोग और वीडियो में आगे आगे देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। लेकिन जो रेडिकल है वो हमेशा क्या बनाएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयन बनाएगा। आई बात समझ में। तो इसको हम लोग और थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहले हम कंपाउंड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बना रखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, जिसको हम लोग हाइड्रोजन ऑक्साइड पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, H, और ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन। तो अब हाइड्रोजन के नीचे ना हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखिए। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1, तो 1 लिखा है यहाँ पर। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है बेटा, 2, ठीक है। अगर आप भूल जाए तो याद रखना, ऑक्सीजन 8वें नंबर पर आता है
और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है, और इसको अपना अष्टक प्राप्त करने के लिए 2 किसी से लेना है, तो यानी कि क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव आयन होगा। क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव, और नेगेटिव आयन पीछे लिखा जाता है, और ये किस सफिक्स में लिखा जाता है, आइड के रूप में। तो हाइड्रोजन की 1 होगी, ऑक्सीजन की 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर दीजिए, तो हाइड्रोजन 2 से मिल जाएगा तो H2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन किससे मिल जाएगा, O, तो क्या बन गया, H2O। अब मैंने बताया था न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, न्यूट्रल का मतलब हिंदी में उदासीन है। अब ये न्यूट्रल का मतलब क्या हो जाता है बेटा, देखिए हाइड्रोजन के यहां पर कितने एटम्स हैं, 2, ठीक है, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 1, तो 2 × 1 कितना हो गया, 2, और ये पॉजिटिव आयन बनाया क्योंकि +2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो +2। अब यहां पर ऑक्सीजन कितना है बेटा, ऑक्सीजन के 1 एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन के 1 एटम है, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -2, तो यानी कि +2 और -2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा इफेक्ट कितना आएगा, 0। इसलिए जो कंपाउंड होते हैं वो न्यूट्रल कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब जैसे हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में लेते हैं। अब हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि हाइड्रोजन को हम लोग H बोलेंगे, सल्फाइड का मतलब मैंने क्या बताया था, सल्फाइड यानी कि यहाँ पर क्या है, एक नॉन मेटल है और ये सल्फर है, तो सल्फर का हमने सिंबल लिखा, हाइड्रोजन का सिंबल लिखा, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। सल्फर एक नॉन मेटल है, उसकी वैलेंसी क्या है बेटा, 2। आप हा ही लीबे करके निकाल सकते हैं। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हाइड्रोजन 2 से मिल जाएगा, और सल्फर किससे मिल जाएगा बेटा, 1 से मिल जाएगा, तो H2S इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखते हैं जैसे ये न्यूट्रल इफेक्ट हुआ नहीं हुआ। हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, और इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा, 1, तो 2 × 1 यानी कि प्लस का 2, और सल्फर कितने बेटा यहाँ पर 1, और इसके जो वैलेंसी है वो कितने, नेगेटिव है, तो यानी कि -2। इनका इफेक्ट टोटल क्या आएगा, 0, तो यानी कि क्या हो गया बेटा, न्यूट्रल हो गया। इसी प्रकार से मैंने आपके लिए एक और एग्जांपल लिखा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन को तो H लिखेंगे, और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे, हाइड्रोजन की वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे। तो जब मैं इसकी वैलेंसी से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या फॉर्मूला बन के आएगा, HCl। समझ में आई बात, HCl। तो मैं 1 को दिखाता नहीं हूं यहाँ पर, तो आप भी 1 को दिखाना नहीं, 1 को दिखाने की जरूरत भी नहीं होती है। तो अब इसका न्यूट्रल इफेक्ट है या नहीं है, ये आप कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम 1 है, तो 1 की वैलेंसी से मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 प्लस का 1, और इसकी मीन्स एटम कितना 1, और इसकी वैलेंसी कितने 1, तो 1 × 1 यानी कि माइनस का 1, तो इफेक्ट कितना आएगा, 0, तो यानी कि न्यूट्रल है। आई बस समझ में। तो कंपाउंड का जो इफेक्ट होता है बेटा, क्या होता है बेटा, नेगेटिव आ जाता है। इसी प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड की आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसके जब फॉर्मूला लिखेंगे तो आप लोगों को इस तरीके से दिखाई देगा। अब देखिए मैंने बताया था कार्बन क्या होता है बेटा, वो एटम्स को मतलब इलेक्ट्रॉन्स को दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो यहां पर कार्बन क्या है बेटा, एक पॉजिटिव की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए कार्बन आगे आया हमारा, ठीक है। तो कार्बन एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, बट अभी याद रखना कि कार्बन की यहाँ पर जो वैलेंसी है वो क्या है, +4 है, ठीक है, प्लस में, और क्लोरीन की कितनी है बेटा, 1 नेगेटिव में। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कार्बन की 1 से और क्लोरीन की 1 से, तो क्या आ जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पर 4 का मतलब क्या होता है, टेट्रा। अगर 3 होता है तो उसका मतलब क्या होता है, ट्राई। 2 है तो डाई, ठीक है। और भी बाकी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं जरा। इसी प्रकार से आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाइए। मैग्नीशियम के नीचे मैग्नीशियम की वैलेंसी लिखिए, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की, और आप लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग कर लीजिए, ठीक है। कार्बन यहाँ पर पॉजिटिव आयन के रूप में काम कर रहा है और ये नेगेटिव के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर मैं फॉर्मूला थोड़ा बताता हूँ। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितने बेटा, 2, ऑक्सीजन की कितने, 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो Mg2 और O2, ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए 2 से डिवाइड कर दे तो MgO बन गया हमारा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन की 2 से होगी, ऑक्सीजन की 4 से, तो C2O4 बन गया। क्या ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, यस, ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 मतलब 1 बचेगा, और इसमें 2 बचेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब इंपॉर्टेंट बात, ये जो है कॉपर 2 ऑक्साइड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि कॉपर की वैलेंसी हमने बताई थी 2 होती है, एक तो 2 और एक क्या होती है 1। जब कॉपर की वैलेंसी 2 होगी तो हम लोग उसको क्यूप्रिक पढ़ेंगे, मतलब ज्यादा वैलेंसी है, और जब कम वैलेंसी होगी तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, क्यूप्रस, या फिर कॉपर 1 भी पढ़ सकते हैं। अब दोनों के फॉर्मूले देखते हैं जरा हम लोग।
तो कॉपरिक ऑक्साइड यानी कि कॉपर 2, यानी कि कॉपर 2 का मतलब क्या है, इसकी वैलेंसी 2 है प्लस में और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नेगेटिव में। तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो Cu2O2 आएगा, 2 से डिवाइड हो सकता है तो CuO आ जाएगा। अब सेम चीज क्यूप्रस ऑक्साइड, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का मतलब क्या है, इसकी वैलेंसी कितनी बेटा, इसकी वैलेंसी है 1, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आपको क्या मिल जाएगा, Cu2O। अब चेक कीजिए क्या ये नेगेटिव हो रहे नहीं हो रहे। यहाँ पर कॉपर का जो एटम है कितना है 1 और इसकी वैलेंसी कितनी थी बेटा 2, तो 1 × 2 = 2। यहाँ पर ऑक्सीजन की एटॉमिक एटम कितने 1 और इसकी वैलेंसी कितनी थी -2, तो यानी कि -2 एंड +2 नेगेटिव हो गया। इसी प्रकार से इसका भी आप लोग इफेक्ट देखेंगे तो इसका भी न्यूट्रल आएगा, उदासीन आएगा। तो कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं, न्यूट्रल इफेक्ट देते हैं। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब आप करेंगे तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नेगेटिव, फॉर्मूला बन जाएगा Al2O3। इसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बनेगा फॉर्मूला वैसे तो Ca2 और आपका O2, बट दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं इसलिए CaO। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। तो रेडिकल के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी बेटा, ये भी क्या करते हैं, सिंगल यूनिट क्रिएट करते हैं, ठीक है, सिंगल यूनिट। और बट इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, या तो पॉजिटिव बनाते नेगेटिव आयन बनाते, मतलब ये न्यूट्रल इफेक्ट नहीं देंगे। अब जैसे NH4 की बात करते हैं, NH4 ये प्लस है, इसको हम अमोनियम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या नहीं है, कंपाउंड नहीं है। ये मत सोचना बेटे सारे के सारे जो मैंने लिख रखे हैं एग्जाम्पल्स ये कंपाउंड है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स है वो रेडिकल्स के हैं। आप लोग देखिएगा, मैं अभी थोड़ा थोड़ा कराने की आप लोगों को कोशिश करता हूं। अब देखते हैं, जैसे जो नाइट्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, जो NH4 पॉजिटिव आयन आता है अमोनियम, तो नाइट्रोजन, ठीक है, नेगेटिव आयन है, तो उसके अंदर कितनी वैलेंसी है उसकी 3, और यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो एटम है 1 है, और जो इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंसी है उसकी -3, तो कितना आ जाएगा -3 इसका इफेक्ट, ठीक है। और हाइड्रोजन के एटम्स कितने यहाँ पर 4, उसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, तो -3 और आपका +4 कितना इफेक्ट देगा +1, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी संख्या का तो +1, इसलिए पॉजिटिव। समझ में आई बात है, नेगेटिव नहीं हुआ तो अगर सॉरी ये न्यूट्रल नहीं हुआ, अगर न्यूट्रल हो तो क्या बन जाता है कंपाउंड, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं। इसी प्रकार से हाइड्रोक्साइड का देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड का क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स कितने 1, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पर हाइड्रोजन की एटम्स कितने 1 और 1 × 1 1 ही रहेगा, तो माइनस और प्लस माइनस, तो यहाँ पर -1 आ रहा है तो इसलिए नेगेटिव आयन बना रहा है। तो यहाँ न्यूट्रल ना होने के कारण ये भी क्या कहलाएगा बेटा, हमारा रेडिकल कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब जैसे यहाँ पर मैंने और भी रेडिकल्स के बारे में लिख रखा है, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, एंड इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बाई का अभी मैं बताता हूँ आगे आपको। अब जैसे सल्फेट भी है, ठीक है, बाई सल्फेट भी है, ठीक है, मतलब बाई का जो मतलब उसमें हाइड्रोजन इंक्लूडेड है, तो आप इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, या हाइड्रोजन सल्फेट या फिर बाई सल्फेट भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से फॉस्फेट है। अब आपने कुछ बात देखी होगी, यहाँ पर कहीं कहीं पर आइट है, ठीक है, कहीं कहीं पर 8 था, जैसे वहां पर IDE, आइट का कुछ मीनिंग था, सफिक्स थी, ऐसे यहाँ पर आइट और 8 का भी कुछ मतलब है। चलिए हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये जो आइट है और ये जो सॉरी आइट और 8, ठीक है, आइट और 8, तो आइट का भी मतलब क्या है बेटा, उसके अंदर लेस ऑक्सीजन के एटम्स हैं, कम ऑक्सीजन के परमाणु हैं। और 8 का मतलब क्या है बेटा, उसके अंदर मोर ऑक्सीजन एटम्स है, ज्यादा ऑक्सीजन के परमाणु है। और आइट का मीनिंग मैंने बता ही दिया था, वो क्या हो सकते हैं बेटा, मोनो से अच्छा आप लोग याद कीजिए कि वो नॉन मेटल्स के बारे में बताते हैं, जब वो मेटल्स के बाद पढ़े जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे यहां पर आपने देखा होगा, यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स है और यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, तो होता है जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन के एटम है उसको 8 पढ़ते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के कम एटम है उसमें 8 पढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए बेटा जल्दी से, इसमें 3 है, इसमें 2, तो इसमें ज्यादा है तो इसको 8 यानी कि नाइट्रेट,
और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, नाइट्राइट, क्योंकि कम ऑक्सीजन के एटम्स है। ठीक है, इसी प्रकार से ये कार्बोनेट है और ये क्या आ जाएगा बेटा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर मैंने हाइड्रोजन इंक्लूड होने का मतलब क्या, बाइकार्बोनेट। इसी प्रकार से ये सल्फेट है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 4 है, अगर 3 होंगे उसके अंदर तो 8 हो जाएगा, 4 है ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा बेटा, वो 8 सल्फेट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं H लगा दूंगा इसके अंदर तो बाइसल्फेट हो जाएगा, ये फॉस्फेट है। अब बेटा ये क्यों SO3 है, क्यों SO4 है, इसको हम लोग इस वीडियो में नहीं देख सकते। अगर आपको मीन्स क्या कहते हैं इसके बारे में और जानना है तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। बट अभी आप लोग याद रखिएगा कि ये सारी की सारी चीजें रेडिकल्स हैं और इसके बेस पर अब हम लोग किस तरीके से फॉर्मूले क्रिएट करेंगे वो हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। अभी आप लोग एक काम करना, जितने मैंने रेडिकल्स लिखे हैं आप लोग उनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर लीजिएगा और जो मैंने तरीका बताया उसको थोड़ा फॉलो करिएगा। अब देखते हैं आगे हम लोग रेडिकल्स का कैसे फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। अब क्रोमियम सल्फेट मैंने लिख रखा है, तो क्रोमियम सल्फेट से पहले मैं आपको सोडियम नाइट्रेट के बारे में बताता हूँ। अब एक बताइए, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 1, 11वें नंबर पे आता है तो 281, तो ये एक छोड़ देगा, छोड़ने का मतलब है वो मेटल हो गया, तो हम लोगों ने यहां पर लिखा। अब नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी है, देखिए जल्दी से बताइए, नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी थी, नेगेटिव, यानी कि 1 है। माइनस केवल लिखा होने का मतलब क्या है, केवल माइनस होने का मतलब कि वहां पर 1 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो याद रखना, सल्फाइड हो, सल्फेट हो, नाइट्राइट हो, नाइट्रेट हो, उनकी वैलेंसी सेम होती है। ओके, तो अब जरा नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी बेटा, 1 नेगेटिव में। तो जब इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम इससे मिल जाएगा, तो 1 और नाइट्रेट। अब क्या ये कंपाउंड बन गया, कैसे पता करेंगे, क्या मतलब इसका मतलब क्या होना चाहिए, न्यूट्रल हो जाना चाहिए। देखते हैं जरा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की सोडियम की जो एटम्स है कितने बेटा, 1, और इसकी वैलेंसी कितनी है, वो भी 1 है, तो 1 × 1 = 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बार बताइए, नाइट्रेट के जो एटम्स है यहाँ पर कितने, 1, ठीक है, यहाँ पर 1 है इसका मतलब, और इसकी वैलेंसी कितनी थी, 1, तो 1 × 1 = -1, तो +1 -1 = 0, तो ये भी न्यूट्रल हो चुका है। इसी प्रकार से क्रोमियम सल्फेट, तो क्रोमियम की जो वैलेंसी होती है 3 होती है, सल्फेट की जो वैलेंसी होती है, ठीक है, वो क्या होती है बेटा, 2 होती है। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। आप जब मीन्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्रोमियम इससे हो जाएगा तो 2, और जब ये इससे होगा तो SO4। और याद रखिएगा, जब भी इस तरीके से कुछ बनता है तो हम ब्रैकेट लगा करके क्या करते हैं, लिखते हैं। अब इसको भी चेक कीजिए, क्या ये न्यूट्रल हो चुका है, तो देखते हैं इसके कितने एटम्स हैं, 2, और इसकी वैलेंसी कितनी थी बेटा, 3, तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितने, 3, और इसकी वैलेंसी कितनी थी, 2, तो ये -6। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो +6 और -6 कितना आ जाएगा बेटा, 0, न्यूट्रल हो चुका है। इसी प्रकार से मैंने कुछ और एग्जांपल्स आपके रेडिकल्स के साथ तैयार कर रखे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी भी 1 होती है, कैल्शियम की 2 होती है, पॉजिटिव है। तो आप लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CaOH2 है। आप इसको चेक कर सकते हैं ये न्यूट्रल है या नहीं, मैंने बता दिया किस तरीके से। एक और बार में बता दो, कैल्शियम के यहाँ पर कितने हैं, 1, तो 1 × और वैलेंसी कितने, 2, तो पॉजिटिव में 2 आ जाएगी। यहाँ पर कितने, 2, और इसकी वैलेंसी कितनी थी, 1, तो नेगेटिव में 2, तो न्यूट्रल इफेक्ट दे रहा, +2 -2 0। इसी प्रकार से सोडियम कार्बोनेट, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम का क्या था, प्लस होता है वैलेंसी, सल्फेट की नेगेटिव होते हैं। सल्फेट का मतलब क्या है यहाँ पर, 8, ठीक है, 8 होने का मतलब क्या है, ज्यादा ऑक्सीजन वाला, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन वाला 3 नहीं लिया यहाँ पर हमने, SO3। क्लियर हो रही है बात। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NH4 2 और SO4, और यहाँ पर 1 है तो 1 इसमें इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसको U1 करके दिखाने की जरूरत नहीं है। जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का भी इस तरीके से हो जाएगा, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, तो जिंक सल्फेट। फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट का मतलब क्या है बेटा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आयरन 2, ठीक है, सल्फेट, और इसको क्या लिख सकते हैं, आयरन 3, ये वाला 3, ठीक है, सल्फेट। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो आप इस तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका नाम आ जाएगा। तो
इसका भी आप करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से ना हो जाए। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या थी आज की वीडियो में बेटा, जब हम लोग केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, कंपाउंड, या फिर क्या बनेगा, रेडिकल। ठीक है, तो कंपाउंड हमेशा क्या चीज बनाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, और रेडिकल क्या होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, और ये मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क दे रखा है। ठीक है, तो आप इन चीजों को, इनके फॉर्मूले मुझे बना करके आप लोग दिखा दीजिएगा, और इनमें से एक बात ध्यान से सोचेगा कि कौन सी चीज कंपाउंड बना रही है, ठीक है, कौन सी चीज मीन्स क्या कहते हैं, रेडिकल बना रही है, और कौन सी चीज रेडिकल के साथ फिर मिलकर के वो न्यूट्रल हो रही है। ठीक है बेटा, अगली वीडियो में हम और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे। हो सका तो मैं और थोड़ा आप लोगों को बताऊंगा, या फिर हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, अब बैलेंस करने क्वेश्चंस को सीखेंगे। अगर बच्चों को और कुछ जानना है इसके बारे में, और चीजें, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।